नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 60,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुराचार करने के आरोपी को दोषी पाते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को अर्थदंड अदा न करने पर 6 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास का भी दंड दिया गया है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष अभियोजक पॉक्सो ने बताया कि पीड़ित के पिता ने बताया कि आरोपी उसकी बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले गया, जिसके बाद काफी खोजबीन करनी पड़ी। पीड़ित नारायणगढ़ टैक्सी स्टैंड से कुछ दूर पर आरोपी के साथ बरामद हुई। मामले के अभियोजन महंत पंत ने बताया कि कहा कि बच्चों पर हो रहे अपराधों से बचने के टिप्स देने वकालत की है। बच्चों से संबंधित लैंगिक अपराध हैं, उनमें लगातार वृद्धि हो रही है और जनपद चमोली में इस समय 40 से ऊपर तो जो बच्चों से संबंधित अपराध हैं, सेक्सुअल ऑफेंस, वो चल रहे हैं। और कल ही मतलब एक घटना में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 60,000 रुपए के जुर्माने से दंड किया। मेरे खाली अगली सब तो नहीं आ रही दिखाना है, पुराना कुछ देखो खंड में गैरसैंण पर सियासत फिर से शुरू हो गई है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि राज्य सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है और साथ ही डर की वजह से सत्र की अवधि को छोटा रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की अगर नीयत साफ है तो गैरसैंण से सरकार को संचालित करें। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्ष के सवालों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार गैरसैंण के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। दरअसल गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। जी की पूर्व की घोषणा के अनुरूप बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है और सरकार के द्वारा 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक विधानसभा सत्र की तिथि घोषित की गई है। और जिस प्रकार से अगर विपक्ष मानता है कि कम अवधि का रखा गया है, तो बिजनेस के हिसाब से ही विधानसभा की सत्र की तिथियां तय की जाती हैं और उसके बीच में कार्यमंत्रणा की बैठकें भी होती रहती हैं। और कार्यमंत्रणा की बैठक में अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आगे आता है या बिजनेस और होता है तो निश्चित रूप से उसकी अवधि भी बढ़ाई जाती है। तो ये बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जहां पर गैरसैंण पर सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की तरफ से कहा गया है कि राज्य सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है और साथ ही साथ डर की वजह से सत्र की अवधि को छोटा रखा गया है। बता दें कि जो विधानसभा का बजट सत्र है वो 13 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून दौरे पर रहेंगे महाराष्ट्र की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। शाम 4 बजे पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। भगत सिंह कोश्यारी का भव्य स्वागत करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि देहरादून दौरे पर रहेंगे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी।
और शाम 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बताते चलें कि भगत सिंह कोश्यारी का भव्य स्वागत करने की तैयारी की जा रही है। तो देहरादून दौरे पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल आज शाम 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। तो देहरादून दौरे पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज शाम 4 बजे पहुंचने वाले हैं देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर शाम 4 बजे पहुंचेंगे, जहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। बता दें कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के स्वागत के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो आज शाम 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जहां पर उनके भव्य स्वागत की आज जो तैयारियां भी की जा रही हैं और उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री सचिव मीनाक्षी सुंदरम और आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जोशीमठ भूधसाव के बाद प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर हुई कैबिनेट बैठक की चर्चा के बारे में बताते हुए कहा कि इस दौरान आपदा सचिव ने बताया कि पुनर्वास नीति को 3 भागों में बांटा गया है। साथ ही भूमि के मुआवजे को अभी रोका गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि भवन के मुआवजे को CPWD के आधार पर आंका जाएगा। रेजिडेंशियल इलाकों में 2 तरह की बिल्डिंग तय की गई है। आपको बता दें कि जिसका ईंट से बना हुआ भवन होगा और बिना कॉलम का होगा, उन्हें 31,081 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जिसका ईंट का भवन होगा और पिलर से बना होगा, उसे 36,386 रुपए की दर से मुआवजा दिया जाएगा। भूमि भवन दोनों का बन रहा है या केवल भवन का बन रहा है, भूमि का नहीं बन रहा है, ये पॉइंट तभी क्लियर होगी जब NDMA के रिपोर्ट आ जाएंगे। और मुआवजे को 30 मिनट में देने से एक जो है एक डिससेटिस्फैक्शन पैदा होता है उससे, कि आदमी सोचता है कि मेरा जमीन तो धस गया है, केवल मेरे लिए बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं। एक बार वो भी आ जाएगा तो जो भी है वो कंबाइन करके दोनों को इकट्ठे देना ही बेहतर है। अभी रेट हम आपको बताएंगे, नोट कर लीजिएगा। एक तो ये हो गया कि रेसिडेंशियल की अगर हम बात करें, रेसिडेंशियल का जो भी हमने कैलकुलेट किया है, हो सकता है उसमें एक आध थोड़ी बहुत त्रुटियां हो, लेकिन अभी हमने टेंटेटिव कैलकुलेट किया है तो डेटा के अनुसार रेसिडेंशियल 2 तरह की बिल्डिंग हो सकती है, लोड बेयरिंग हो सकती है या RCC हो सकती है। लोड बेयरिंग होगा उसका 31,081 रुपया। तो ये मान के चले जिसका कि ईंटे का बना हुआ घर, उसमें 3 कॉलम नहीं है, तो उसका 31,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से उसको दिया जाएगा। वहीं हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा में अब तकरीबन 8 लाख से ज्यादा कांवड़ियां गंगाजल ले जा चुके हैं। कांवड़ मेला अब अपनी अंतिम चरण में चल रहा है। वहीं डाक कांवड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम तरह की व्यवस्था की गई है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं SP सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि कांवड़ यात्रा में अब तक 8 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगाजल भरकर जा चुके हैं। पुलिस की ओर से कांवड़ियों के लिए गौरी शंकर नीलधारा पार्किंग में व्यवस्था की गई है। आठ लाख से ज्यादा लोग गंगाजल लेके जो कांवड़िए हमारे प्रस्थान कर चुके हैं, और ये आज और कल 2 दिन है मेन, जिसमें मैक्सिमम कांवड़िए आते हैं। तो मैक्सिमम जो बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इस साइड के जो कांवड़िए हैं वो आते हैं ज्यादातर। देखिए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो डाक कांवड़ है, चाहे जो भी कांवड़ ट्रैक्टर और
ट्रक और इन चीजों से आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए गौरी शंकर नीलधारा पार्किंग, जो बिजनौर से आने वाले मैक्सिमम लोग उधर से ही आते हैं, तो उस पार्किंग को एक्टिवेट करें। राजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें 19 फरवरी से कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू की जा रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यात्रा को लेकर तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया और प्रदेश की बीजेपी सरकार का घेराव करते हुए बीजेपी पर बेरोजगारों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सरकार में बेरोजगार सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सुचारू रूप से प्रारंभ की गई है। उसी संदर्भ में आज एक बैठक हाथ से हाथ जोड़ो को लेकर जो 19, 20, 21 फरवरी को आयोजित होनी है। बाजपुर में एक कार्यक्रम बाजपुर में है और दूसरे दिन गदरपुर में है और उसके बाद फिर एक दिन हम नैनीताल में इस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने विधानसभा बजट सत्र को लेकर बयान दिया और बताया कि 13 से 18 मार्च के बीच में बजट सत्र होने जा रहा है। इस बार विशेष रूप से बजट सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बजट सत्र अच्छा हो, इसके लिए जनमानस से सुझाव भी मांगे गए हैं। इस बार जनमानस की सुविधाओं के अनुसार यह बजट कराया जाएगा और जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही यह बजट आएगा। जनमानस के अनुरूप इस बजट सत्र को किया जाएगा और जनमानस से सुझाव भी मांगा गया है। अब की बार के ये भी किया गया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा ये अपील भी करी गई है और ये बातें भी रखी गई हैं कि जनमानस से भी अपील करी गई है कि वो इस बजट में कुछ बिंदु अपने रख सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं कि वो भी क्या इस बजट से क्या चाहते हैं अपनी सरकार से। तो इन बिंदुओं पर भी चर्चा होगी और जनमानस की सुविधा के अनुसार ही ये रखा जाएगा कि ये बजट सत्र में जनमानस क्या चाहता है और जनमानस के सुविधाओं के अनुसार ही ये बजट सत्र आएगा और गैरसैंण में ये बजट सत्र निश्चित ही बहुत ही अच्छा बजट आएगा जिससे कि जनता को निश्चित ही काफी लाभ मिलेगा और जनता इससे खुश नजर आएगी। इस साल चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है। आपको बताते चले कि 2022 में चारधाम यात्रा में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और यात्रा ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया। वहीं पिछले साल यात्रा में प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े हुए, जहां कई श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर अन्य कई सारी अव्यवस्थाएं भी सामने आई, जिसके चलते इस साल की सरकार की तैयारियों को लेकर विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है और इसमें जहां भी धसाव हुआ है या कोई अवलांच आया है उन सबका जो है ठीक किया जा रहा है और पूरी तरीके से हमारी तैयारी है और उसका रजिस्ट्रेशन भी हमारा शुरू होने वाला है और काफी प्रचार प्रसार भी हमने किया है। इसके साथ साथ जो लोगों में थोड़ा सा नेगेटिव प्रचार हो गया है जोशीमठ के बारे में, तो वहां पर हम विंटर गेम्स कर रहे हैं, शीतकालीन टूरिज्म को वहां पर ला रहे हैं और उसको भी हम संपन्न करने जा रहे हैं। साथ साथ टिमरसन महादेव के अंदर स्वयंभू लिंग बनता है और उसके दर्शनार्थियों को भी हम वहां ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी शीतकालीन टूरिज्म में हम ला रहे हैं। इसके साथ साथ यमुना जी की पूजा खरसाली में होती है, गंगा जी की पूजा मुखबा में होती है, केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है और बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो ये स्थान भी शीतकालीन पर्यटन के लिए खोले गए हैं और निश्चित रूप में जब यात्री आएंगे तो आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा और ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता की,
इस दौरान संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग करते हुए डॉक्टर रंजीत ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट के सामने जोशीमठ के लिए पेश किए गए राहत पैकेज का मुआवजा तय हो चुका है, लेकिन अभी भूमि के मुआवजे को रोका गया है। साथ ही बताया कि सीपीडब्ल्यूडी ने तय किया है कि मानकों के आधार पर भूमि मुआवजा मिलेगा। वहीं रेजिडेंशियल भवनों को 31,081 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। सर्वे लगभग 2700 घरों का सर्वे हुआ, तय किया गया। और कल कई लोगों ने कहा कि भाई किस तरह से होगा, क्या रेट रहेंगे, तो एक कोई रेट ऐसा पेपर में छापा गया है, मेरे ख्याल से वो गलत है। अभी रेट हम आपको बताएंगे, नोट कर लीजिएगा। एक तो ये हो गया कि रेसिडेंशियल की अगर हम बात करें, रेसिडेंशियल का जो भी हमने कैलकुलेट किया है, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हो, लेकिन अभी हमने टेंटेटिव कैलकुलेट किया है निर्णय के अनुसार। रेसिडेंशियल दो तरह की बिल्डिंग हो सकती है, लोड बेयरिंग हो सकती है या आरसीसी हो सकती है। लोड बेयरिंग होगा उसका 31,081 रुपये। तो ये मान के चले जिसका कि ईंटे का बना हुआ घर, उसमें 3 कॉलम नहीं है, तो उसका 31,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से उसको दिया जाएगा पर स्क्वायर मीटर। 31,081। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी शाम 4 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर की जा रही है। आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी एयरपोर्ट से सीधा डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पहुंचेंगे। साथ ही बीजेपी संगठन के कई बड़े पदाधिकारी भी उनके स्वागत सम्मान के लिए पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि सभी को उनका सानिध्य समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर रहे हैं, और क्योंकि अब वो उत्तराखंड आ रहे हैं, कल वो पहुंचेंगे, मैं भी उनके सम्मान स्वागत के लिए एयरपोर्ट जाऊंगा। तो स्वागत तो वरिष्ठ नेता का उनका सानिध्य हमको प्राप्त होता रहे और इस प्रदेश के विकास में वो भी उनका भी जो सुझाव है वो सबके काम आएंगे। भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे बहुत। रामनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में मधुबन कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने परिजनों की गैर मौजूदगी में घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और सोना चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। घटना के बाद कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि इस कॉलोनी में रहने वाले परमजीत बुधवार को अपने किसी रिश्तेदार के यहां परिवार के साथ गए हुए थे घर पर ताला लगाकर, और जब गुरुवार को घर पहुंचे तो घर के मेन गेट का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए और उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो चोरों ने घर का सारा सामान बिखेर दिया था। उनका कहना है कि चोर 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए हैं। घटना के संबंध में कोतवाली के एसएसआई अनीश अहमद ने बताया कि इस संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है। जानकारी प्राप्त हो रही है, परमजीत हैं, पीरू मदारा मधुबन कॉलोनी के रहने वाले। ये शादी फंक्शन में जा रखे थे तो इनके घर में एक अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ के चोरी की है। तो शुरुआती जानकारी में आ रहा है कि कुछ नकदी और कुछ आभूषण उनके चोरी हुए हैं। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर मामला ये है, कल 15 तारीख की रात में हमारे मौसी के लड़के का मतलब मरा था, तो सभी लोग वहाँ फंक्शन में गए हुए थे सावत में। तो करीब 11 बजे तक तो घर पे आना जाना रहा समथिंग है। उसके बाद में सभी लोग वहां थे, कोई घर पे नहीं था। और जैसे सुबह करीब 6:15 साढ़े 6 बजे आके देखा तो ये घर के सारे ताले टूटे हुए, सब लॉकर सब टूटे हुए, ये जो नकदी थी, जो जेवरात थे, सब सर चोरी हो चुके हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।